कभी सोचा है कि मुगल साम्राज्य की विशाल दौलत और ताकत का असल राज उसके शानदार महलों में नहीं बल्कि उसके खेतों में छिपा था। आज हम उसी कृषि व्यवस्था की कहानी में उतरेंगे जिसने सदियों तक इस साम्राज्य को जिंदा रखा। जरा सोचिए, 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की तस्वीर कुछ ऐसी थी। 85% लोग गांवों में रहते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि साम्राज्य की असली धड़कन शहरों में नहीं बल्कि इन्हीं अनगिनत गांवों में बसती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता था? कैसे एक छोटे से गांव का किसान अनजाने में ही सही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गया था? चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। मुगल साम्राज्य की जो पूरी की पूरी मशीनरी थी ना, वो सिर्फ एक मकसद के लिए बनी थी, खेतों से पैसा यानी राजस्व इकट्ठा करना। यही थी उनकी आर्थिक ताकत की असली बुनियाद। तो चलिए अब इस बड़ी सी तस्वीर से जूम इन करते हैं और समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी गांव पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, गांव में आपको मोटे तौर पर दो तरह के किसान मिलते थे। पहले थे खुदकाश्त, जिनकी जड़ें उसी गांव में थी और वो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। और दूसरे थे पाही काश्त, जो कह सकते हैं कि एक तरह से घुमंतू किसान थे, जो बेहतर शर्तों की तलाश में या कभी कभी मजबूरी में दूसरे गांव में जाकर ठेके पर काम करते थे। एक किसान की जिंदगी का मतलब था लगातार मेहनत का एक चक्र। और ये सिर्फ अनाज उगाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि खेतों की जुताई से लेकर कटाई और फिर चीनी और तेल जैसे उत्पाद बनाने तक, मतलब काम कभी खत्म ही नहीं होता था। और जरा सोचिए, उस जमाने में एक अमीर किसान होने का मतलब क्या था? गुजरात में अगर किसी के पास 6 एकड़ जमीन होती थी तो उसे अमीर माना जाता था। वही बंगाल में ये पैमाना 10 एकड़ का था। इससे पता चलता है कि अमीरी की परिभाषा भी कितनी मामूली थी और पूरे साम्राज्य में हालात एक दूसरे से कितने अलग थे। हर गांव की अपनी एक छोटी सी सरकार होती थी, पंचायत। इसका जो मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम कहते थे, वो गांव के झगड़े निपटाता था और आमदनी खर्च का हिसाब किताब भी रखता था। इसी से गांव में एक तरह की व्यवस्था बनी रहती थी। और इस पूरी कृषि व्यवस्था की जो असल रीढ़ थी, वो थी महिलाएं, जिनका योगदान अक्सर भुला दिया जाता है। वो खेतों में बुआई से लेकर कटाई तक पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। और वो सिर्फ मजदूर नहीं थीं, बल्कि परिवार को आगे बढ़ाने वाली एक अहम कड़ी भी थीं। यही बात उन्हें समाज के लिए और भी कीमती बना देती थी। लेकिन किसान और साम्राज्य के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं था। यहां कहानी में एंट्री होती है जमींदारों की, जो इस पूरी व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे जटिल कड़ी थे। जमींदारों का ना एक डबल रोल था। एक तरफ वो राज्य के लिए टैक्स वसूलते थे, तो दूसरी तरफ वो खुद अपनी जमीनों के मालिक थे। उनकी अपनी सेनाएं होती थीं और समाज में उनका बहुत ऊंचा रुतबा था। मतलब अपने आप में वो एक छोटे मोटे राजा की तरह ही थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जमींदार किसानों का शोषण तो करते थे, लेकिन कई बार वो उनके रक्षक भी बनते थे। और शायद यही वजह थी कि जब जमींदार कभी कभी राज्य के खिलाफ खड़े होते तो किसान अक्सर उनका ही साथ देते थे। तो उनका रिश्ता ऐसा सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं था। अच्छा, तो अब फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि साम्राज्य ने देहात से ये सारी दौलत निकालने के लिए खुद को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आईन अकबरी। इसे मुगल साम्राज्य को चलाने का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी कह सकते हैं, जिसे अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखा था। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसमें टैक्स के नियमों से लेकर सेना के संगठन तक, प्रांतों के भूगोल से लेकर सांस्कृतिक रिवाजों तक, मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी दर्ज थी। ये तो जैसे कागज पर उकेरा गया पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य ही था। तो आइन जैसी किताबों का जो मुख्य मकसद था वो एकदम साफ था। एक ऐसी पक्की व्यवस्था बनाना जहां एक शक्तिशाली शासक वर्ग समाज में तालमेल बनाए रखते हुए कुशलता से राज कर सके और राजस्व इकट्ठा कर सके। अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे 17वीं सदी में एक भारतीय किसान का खेत पूरी दुनिया के बाजार से जा जुड़ा। मुगल राज्य जो था वो किसानों को कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए बढ़ावा देता था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इन फसलों से राज्य को अनाज के मुकाबले कई ज्यादा टैक्स मिलता था। सिंपल,
और इससे ये भी पता चलता है कि जमीन कितनी उपजाऊ थी। कमाल की बात तो देखिए, आईने अकबरी बताती है कि आगरा में 39 और दिल्ली में 43 अलग-अलग तरह की फसलें उगाई जाती थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अकेले बंगाल में चावल की 50 अलग-अलग किस्में पैदा होती थीं। तो ये पूरा ग्लोबल चक्र काम कैसे करता था? देखिए, भारत से फसलें और कपड़ा जाता था यूरोप। यूरोपीय व्यापारी इसका पेमेंट करते थे अमेरिका से लाई गई चांदी से। अब हुआ ये कि ये चांदी भारत की अर्थव्यवस्था में बाढ़ की तरह आ गई, जिससे सिक्कों का चलन बहुत बढ़ गया। और यहीं पर असली गेम चेंजर आया। अब किसान अपना लगान अनाज में नहीं बल्कि नकद यानी कैश में चुका सकते थे। चांदी के जबरदस्त बहाव ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसने एक दूर-दराज के गांव में बैठे किसान की मेहनत को सीधा-सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया था। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो खेतों पर बना, एक डिटेल्ड नियम किताब से चला और दुनिया भर से आई चांदी से फला फूला। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि 400 साल पुरानी जमीन और लगान की ये व्यवस्था आज भी भारत के गांवों की तकदीर को कैसे लिख रही है।